तो अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये करंट अफेयर्स क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। क्योंकि एसएससी और यूपी पीसीएस या फिर यूपी पैट, चाहे यूपी पैट हो, इन सभी के लिए ये काफी कारगर है। दूसरी चीज, मैं कोई आपका 1 घंटा या 2 घंटा नहीं, ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट ये 10 क्वेश्चंस डेली रटा दूंगा, जो कि अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को सिर्फ रट के पूरे साल में 365 दिन होते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आप खुद सोचिए आपने कितना तैयार कर लिया। 3650 3650%। इसी के साथ 3650% के साथ साथ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन जब मैं दूंगा तो तकरीबन 5000 प्रश्न हो जाएंगे। सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट मेरे साथ देने हैं डेली, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देना है। इसी के साथ चलिए हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई गोला बारूद से टॉर्पीडो मिसाइल का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं एमिनो कम टॉर्पीडो मिसाइल बाय इंडियन नेवी। ऑप्शन ए 6 बार्ज LSA 20 या 8 बार्ज LSM 20 या 11 बार्ज LSM 20 या 10 बार्ज LSM 20। देखिए ये जो 6 बार्ज LSM 20 ये उनका नाम है, ऐसे 11 बार्जेस हैं टोटल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसके देखिए मुख्यतः क्या, कौन, क्यों, कहां और इसके प्रमुख व्हाट, हु, व्हाई, वेयर और हु इज द चीफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके साथ पहले होता है कि भारतीय नौसेना एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो मिसाइल किसने किया है? कि भारतीय नौसेना ने 11 बार्ज परियोजना के हिस्से के रूप में 6 बार्ज LSM 20 यार्ड 130 लॉन्च किया। कौन? मेमर्स स्वद्वीपीय प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित। ये ध्यान रखिएगा कि कौन इसके अंदर मेन इसका किसने बनाया है, तो उसका सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इनके साथ। क्या कारण रहा इसको करने का? तो बूस्टिंग ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फॉर नेवल ऑपरेशंस। नेवल ऑपरेशंस का मतलब नौसेना संचालन के लिए परिवहन और रसद को बढ़ावा देना है, ये ध्यान रखिए। कहां पर स्थित है ये? विशाखापट्टनम में। और वहीं दूसरी तरफ ये देखते हैं हम कि भाई इसके चीफ कौन है नेवल स्टाफ के, तो उनका ध्यान रखिए आर हरि कुमार, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार, कोंकण, जिमेक्स या वरुण? तो इसका आंसर है बी, कोंकण। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मालाबार किसके साथ होती है? जिमेक्स का आपको मैं यही बताता हूं, जापान के साथ होती है, हमारी नेवल एक्सरसाइज है। और वरुण किसके साथ होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। खैर मैं आपको अगले ही स्लाइड में आपको बताता हूं ये कौन है। आप ये देखिए, भारतीय और इंडोनेशिया के बीच में प्रमुख, ये प्रमुख हैं जो इंडियन नेवी और विश्व के कई देशों के साथ, मुख्य देशों के साथ अपने प्रैक्टिस करती है नेवी एक्सरसाइज। तो ध्यान रखिएगा, भारत और यूएसए के साथ मालाबार होती है, ये मैंने आपसे पूछा था कमेंट बॉक्स में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रिंडेक्स होती है और भारत और रूस की भी इंद्र होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी, नीना सिंह, आलोक शुक्ला या मनोज पांडे? इसका सही उत्तर है आलोक शुक्ला, सी, आलोक शुक्ला इसका सही उत्तर है। दिनेश के त्रिपाठी आपको बताना है कौन है, जिन्हें हाल ही में ही अभी नियुक्त किया गया है, किसके पद पे चीफ बने हैं, किसी पद के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मनोज पांडे इस टाइम हमारे कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये हैं आलोक शुक्ला जी, जिनको अभी हाल ही में ही पर्यावरण का ये पुरस्कार 2024 का दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इन्होंने ध्यान रखिएगा 21 कोल माइंस, 21 कोयला खदानों को रोकने के लिए 4.5 लाख एकड़ छत्तीसगढ़ के जंगल की सुरक्षा के लिए
सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिए क्यों किया गया है कि इन्होंने सेफ गार्डिंग ऑफ द कोल माइंस और 4.4 लाख किलोमीटर छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट, उस छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट का नाम क्या है? हसदेव अरण्य बचाओ। ध्यान रखना, इसको छत्तीसगढ़ का लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहते हैं। ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। देखिए हसदेव अरण्य जिन्हें छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2025 की मेजबानी करेगा? 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत, सिंगापुर, चाइना या जापान? तो इसका आंसर आपको कुछ नहीं, सीधा इंडिया, भारत करेगा। 2025 की ध्यान जूनियर बैडमिंटन चैंपियन कौन करेगा? इंडिया। तो ये देखिए वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया करेगा मेजबानी 2025 की। ये देखिए कहां पे होगा? ये नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गुवाहाटी। कहां होगा? गुवाहाटी के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र पर होगा। ये देखिए कुछ ऐसा बनाया है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी में। गुवाहाटी किसकी कैपिटल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। असम की है, मणिपुर की है, या आंध्र प्रदेश की है, या अरुणाचल प्रदेश की, किसकी है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। कौन करेगा? 2000 हु विल बी, कौन करेगा? ये 2008 के बाद ये पहली बार होगा कि प्रतिष्ठित बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले सिर्फ 2008 में ऐसा हुआ था। ध्यान रखिएगा कि इंडिया को मौका मिला है 2025 में फिर से करने का। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज ईशान इनिशिएटिव? ईशान पहल क्या है, जो हाल ही में अभी न्यूज में था? तो कोई अंतरिक्ष में नई एआई है, या कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई टेक्नोलॉजी है, या SC/ST का विकास के लिए है, या एयर ट्रैफिक यातायात प्रबंधन है? इसका सही उत्तर है डी, हवाई यातायात प्रबंधन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या है ईशान? ईशान इनिशिएटिव है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन सिंगल स्काई एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट कौन है? भारतीय विमानपथ प्राधिकरण AAI, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको संचालित करेगा। वाई क्यों करेगा? कि भारत में उड़ान सूचना क्षेत्रों को एक प्रणाली में एकीकृत करना है। इसका उद्देश्य क्या है? कि भारत के जितने भी सूचना देने वाले क्षेत्र हैं, किसका रिलेटेड टू एयरवेज, जो भी उड़ानें यहां होती हैं उन सबके एकत्रित करना है उनकी सारी सूचनाओं को। और हवाई यातायात की दक्षता, सुरक्षा और निर्बाधता को बढ़ाने के लिए कहां पे? नागपुर से एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र। कहां से होगा? ये नागपुर से होगा। और इसका थीम क्या रखा गया इस बार? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, जो कि भारत इस पे जोर दे रहा है। वहीं अगला प्रश्न है कि हाल ही में NHPC ने किस देश के साथ भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या स्पेन? इसका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे जो देश है जिसके साथ अभी हाल ही में इंडिया ने यह टेक्नोलॉजी साइन की है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या है? NHPC और ओशन सन, जो कि नॉर्वेनियन की एक फर्म है, भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्यों? ताकि भारत में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी को लागू करने के लिए भागीदारी ले सकें। कैसे? हाइड्रो लोचदार झिल्ली पर फोटोवोल्टिक पैनल पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान रखना, फोकसिंग ऑन फोटोवोल्टिक पैनल। फोटोवोल्टिक पैनल्स क्या होते हैं? ये आपके फोटोवोल्टिक पैनल्स होते हैं। ये पैनल लगे हुए हैं, इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो कि सौर ऊर्जा से चार्ज होते हैं और आपको एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। कब? 2024 में। ये आपको ध्यान रखना है। NHPC का हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा श्रीलंकाई बंदरगाह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा? तो ओलुविल पोर्ट, ट्रिंकोमाली पोर्ट, या कंकेस्तुराई पोर्ट, या हम्बनटोटा पोर्ट? हम्बनटोटा पोर्ट आपको पता होगा कि पूरी तरह चाइना से है। और आपको यह ध्यान होना चाहिए कि ओलुविल पोर्ट है यहां का सबसे पुराना, और ट्रिंकोमाली सबसे बड़ा पोर्ट है श्रीलंका का। और ये आंसर हमारा है सी, कांकेस्तुराई पोर्ट, जो कि पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करेगी।
इसका पीछे कारण क्या है? टू काउंटर चाइनाज भाई, चाइना की बढ़ती हुई सक्रियता जो कि हर कंट्री, हमारे पड़ोसी देशों में बढ़ रही है, सार्क देशों में जो कि 7 कंट्रीज का ये है, इसमें बढ़ रही, उसी को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये आप देखिए, ये श्रीलंका के जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स, आप ये देखिए, ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, ये कंकेस्तुराई पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्यों? क्योंकि यहां से हमारा तमिलनाडु का जो एरिया है उससे ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस पोर्ट को इंडिया ने अपने अंडर में लेके इसकी पूरी तरह फाइनेंस करेगा। और ये देखिए पोर्ट ऑफ हनबनटोटा, जिसको चाइना कंट्रोल कर रही है। बाकी गैले पोर्ट है, कोलंबिया पोर्ट है, त्रिंकोमाली पोर्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्या है, भारत लंका उत्तरी बंदरगाह विकास पूरी लागत प्रदान करेगा, क्यों? ताकि चीन का मुकाबला करने और टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए। नागापट्टिनम और केम्पुथुराई के बीच सीधी जहाज सेवा के साथ यात्रा के समय को कम करना। नागापट्टिनम हमारे तमिलनाडु क्षेत्र में है, तमिलनाडु इंडिया के ये सदर्न पार्ट, ये वाला पार्ट है तमिलनाडु। कब? 2017 में इसका अनुवादन हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखने हैं, ओलविल बंदरगाह डेनमार्क की वित्तीय सहायता से, ये ध्यान रखिएगा, इसका जो ओलिवियल है ये कौन है? डेनमार्क इसको फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। हनबनटोटा आपको मैंने बता ही दिया है, जिसको महिंद्रा राजपक्षे बंदरगाह भी कहते हैं। 99 साल की लीज बोलते हैं, पट्टे पे चाइना को दिया हुआ है। वहीं अगला प्रश्न है, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? भाई हाल ही में कई सारे शिखर सम्मेलन इंडिया में होते रहे, जैसे G20 हुआ था, याद करिए आपने, ठीक है। हाल ही में इंडिया भी हो सकता है, बैडमिंटन का भी मैंने आपको बताया, बैडमिंटन को भी 2025 में इंडिया में ही होगा, ठीक है, गुवाहाटी में। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि क्रिटिकल भाई शिखर सम्मेलन कहाँ अभी हाल ही में हुआ? ऑप्शन ए बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली में रिसेंटली अभी कंक्लूड हुआ है। ये देखिए क्या हुआ, क्रिटिकल मिनरल समिट कंक्लूडेड कहाँ? दिल्ली में। ये ध्यान रखना, सम्मेलन समाप्त, क्यों? ताकि रणनीतिक सहयोग और नीतिगत जानकारी के साथ महत्वपूर्ण खनिज एजेंडा को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे सके, ठीक है। कब? 30 अप्रैल 2024 को, ये ध्यान रख ले, दिल्ली में, ओके। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेबर डे, 1 मई, 3 मई, 29 मई या 31 मई? तो आपको बहुत ही इसका आंसर है 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा कि लेबर डे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है, ये देखिए क्या मांगा था, हर साल 1 मई को, हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 1886 में। 1886 में क्यों मनाता है? अमेरिका में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जहां मजदूरों ने डिमांड की भाई 8 घंटे काम करने लेकर। उसके बाद से ही ये डिमांड, भाई इस टाइम बड़ा खून खराबा भी हुआ, कई लोगों ने अपनी जिंदगियां खोई, तब जाके ऐसे हुआ है। आज श्रमिकों के बारे में हर देश सोच रहा है, उससे पहले बहुत ही हालत गंभीर थी। आपको तो पता है कि कैसे लेबर को या वर्कर्स को ट्रीट किया जाता था। याद रखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हैं कि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया था? 3 मई को। 11 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, यहीं पे याद कर लीजिए, 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, 11 को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 12 को इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ, 15 मई को इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। भाई मधुमक्खियों की घटती जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा है, 22 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 29 मई को इंटरनेशनल डे फॉर यूएन पीस कीपिंग, ये ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 30 मई को इंटरनेशनल डे फॉर पोटैटो, भाई आलू का अंतरराष्ट्रीय दिवस। 31 मई को भी बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके बनेंगे? पहला माइग्रेटरी, दूसरा, तीसरा बी डे, चौथा आपका 5वां
आपका छठा। ये छठो, ये 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न, हाल ही में 2024 में किस प्रसिद्ध हिंदी पत्रकार का निधन हो गया? ऑब्यूचरीज जिसे बोलते हैं। ऑब्यूचरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हाल ही फिलहाल में कौन से प्रसिद्ध गायक हो या कलाकार हो या एडिटर हो जिनका निधन हुआ था, वो हमें याद करने की जरूरत होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही कह रहे हैं, सुधीर कक्कर या विनय वीर या केजी जेवन या लंबा जॉन, ये ध्यान रखिए, ये है विनय वीर, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ये है विनय वीर जिनका रिसेंटली ये निधन हुआ है, जो कि एक हिंदी डेली होता है हिंदी मिलाप, उसके बहुत बड़े अच्छे लेखक थे। और विनय वीर को किस लिए जानता है? हिंदी जर्नलिज्म इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इन्होंने हिंदी जर्नलिज्म को बहुत अच्छा प्रमोट किया है। अब इनकी डेथ कब होती है? 27 अप्रैल 2024 को, ये आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्यूचरीज हुई हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो है सुधीर कक्कर, जिनको फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाते थे। दूसरे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमोटर, और इसके मेंबर भी रह चुके हैं। और बुद्धिस्ट मॉन्क, एक प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क लद्दाख के, इनको कहा था लामा लापचोंग, ध्यान रखना। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट केजी जयन, जो कि एक बहुत ही कार्नेटिक म्यूजिक, ध्यान रखना कार्नेटिक म्यूजिक है जो केरला की इच्छा था कार्नेटिक म्यूजिक का हमारा जो ताल्लुक है वो आपको शायद याद होगा विजयनगर साम्राज्य, इनसे आता है। तो यहाँ पर मलयालम सिनेमा को बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि 2024 में इनका निधन हो गया था। और हिग्स बोसोन पार्टिकल, आपको याद होगा ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स का, जिन्होंने हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे आपने सुना होगा हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, इसको दिया था इन्होंने, जिसकी काफी चर्चा थी, अभी भी है, तो चल रहा है काम, इनका निधन हो गया था।